नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। और हम तीन लोग मौजूद इस वक्त हैं इसलिए क्योंकि चौथे व्यक्ति के बारे में बात करनी है और वो चौथा व्यक्ति है मौलाना तौकीर रजा। अक्सर विवादित बयानों के लिए फेमस है बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा, और अब हद पार कर दी है, कह दिया है कि आरएसएस आतंकी संगठन है। इसके बाद बवाल बढ़ गया है और बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी सब ने अब एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। प्रयागराज से भी अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। मौलाना साहब नकली नोट छाप रहे थे और फिर वहां से जब जांच में कुछ किताबें मिली तो उस पर लिखा था आतंकी संगठन आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज जी और अभिषेक। पंकज जी, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? आतंकी संगठन है आरएसएस। देखिए, सबसे पहले दोनों कैरेक्टर को पहचानना जरूरी है। आरएसएस वो संगठन है जिसे चीन युद्ध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर परेड के लिए इनवाइट किया था। उस वक्त हमारे सैनिकों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे यहां सैनिक कम थे, देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी। ये पीटी शूज पहनकर उस बर्फीली वादियों में हमारे सैनिक लड़ रहे थे और देश के अंदर संभाल कौन रहा था? तो नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो कि देश के आंतरिक मोर्चे पर अनुशासन बरकरार रख सकता है। और आरएसएस के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें बाकायदा स्वतंत्रता दिवस समारोह में इनवाइट किया गया कि जिस तरह बाकी सबकी झांकियां निकालती है, स्वयंसेवकों का एक परेड निकलेगा। और मौलाना तौकीर रजा कौन से कैरेक्टर है ये जरा समझिए। ये बरेली दंगे का आरोपी है, ये ट्रिम दाढ़ी वाला। हाल ही में जुम्मे के नमाज के बाद इसने दावा किया था कि लाखों लोग उतरेंगे सड़कों पर और इसे कोई लोग नहीं मिले तो क्या किया, एक मस्जिद के सामने आगे आगे खुद ही चलने लगा। जब नमाज डिस्पर्स होता है ना, जब वहां से निकलते हैं लोग अपने अपने घर जाते हैं ताकि देखो मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं, और बड़ा भड़कीला बयानबाजी किया था इसने। और उसके बाद योगी जी की पुलिस ढूंढ रही थी, ये एक हफ्ते तक गायब रहा, ये कहीं दिल्ली में जाकर छुपा हुआ था। ये है मौलाना तौकीर रजा। और मैं इस बंदे के बारे में बताता हूं ये क्या है। इसके बाल बच्चे पता है, इसकी एक बेटी है जो कि विदेश में पढ़ती है, शायद स्विट्जरलैंड में एमबीए। और ये गरीब मुसलमानों को कहता है कि तुम सड़कों पर उतरो आग लगाने के लिए। ये खुद बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से घूमता है। और ये जो गरीब हमारे यहां के पसमंदा मुसलमान हैं उनको कहता है कि तुम आके दंगे करो। ये खुद अशराफ है। बिल्कुल, ये उन 15% मुसलमानों में है जो मौलाना बनकर बैठे हैं हर मस्जिद में, और 85% मेरे पसमानदा भाइयों को कहते हैं कि तुम सड़कों पर उतर के खून खराबा करो। बिल्कुल, मेरा एक ही बात कहना है कि सबसे पहले अपने मेरा एक ही बात कहना है, सबसे पहले अपने बेटी और बेटे को उतारो सड़कों पर। मौलाना तौकीर रजा। तमाम सवाल उठते हैं। तो अभिषेक, मेरा सवाल यही था कि आपने प्रयागराज वाली घटना को बहुत करीब से कवर किया, वहां पर क्या कुछ निकल कर आया उस खबर से और तौकीर रजा के बयान को कनेक्ट करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, शुरुआत इसकी प्रयागराज से ही हुई। जिस तरीके से नकली नोट, पहले 1.5 करोड़ की नकली करेंसी मिली थी, वहां अपने दर्शकों को बता दूं। उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, खोजबीन शुरू हुई, तो जो मौलाना तशरीफुल था उसके कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां से कहीं कट्टरपंथी साहित्य मिले। कुछ देश के थे, कुछ विदेश के थे, कुछ हिंदी में लिखे थे, कुछ अरबी में लिखे गए थे। अरबी वालों को ट्रांसलेट करवाने के लिए पुलिस ने भेजा गया है। मामला कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि मामले की जांच पुलिस के साथ साथ, यूपी पुलिस के साथ साथ आईबी कर रही है। तो वहां से एक किताब मिली जिस पर लिखा था आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस किताब के जो राइटर हैं वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और आईपीएस ऑफिसर। इस बात में जोर इसलिए दे रहा हूं कि समुदाय में भले ही पढ़ लिख लें लोग, लेकिन मानसिकता वहीं रह जाती है। इन लोगों के लिए पीएफआई और सिमी जैसे लोग। अभिषेक, पढ़ा तो कसाब भी था ना। बिल्कुल, इन लोग पढ़े लिखे से कट्टरपंथी हो जाना, आतंकवादी हो जाना कोई बहुत बड़ी इन लोगों के लिए सिमी और पीएफआई जैसे संगठन जो हैं वो बेहतर हैं। आरएसएस जो अभी केरल में जो हुआ, बाढ़ आई जो वहां खुद से चला गया, जो किसी से मतलब कोई मेहनताना नहीं लेता, किसी से किसी काम के लिए कोई पैसा नहीं लेता और खुद
स्वयं सेवक करता है, समाज का कल्याण करता है, उसके लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहां ये चीजें सिखाई जाती थी। 26/11 का जो हमला हुआ वो आरएसएस के लोगों ने करवाया। इस देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, ट्रेन ब्लास्ट हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, सब ब्लास्ट आरएसएस के लोगों ने करवाए हैं। ये ब्रेन वॉश उन छोटे छोटे बच्चों का किया गया रोहित वहां पर। बिल्कुल अभिषेक, आपने जिस तरीके से कहा कि 26/11, पंकज जी, ऐसे में याद आता है कि वो जो एक मानसिकता थी कि कसाब के हाथ में कलावा था, वो तो बहुत शुक्रगुजार होना पड़ेगा अपने सिपाहियों का, सैनिकों का, पुलिस वालों का, कि कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना दुनिया को यही पता होता कि कसाब कोई हिंदू था और उसने आतंकवादी हमला किया था। अभी भी वो मानसिकता है कि आरएसएस को ही विलन बताया जाए जो 26/11 के वक्त थी। रोहित, मैं एक लाइन बार बार कहता हूं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ को ज्यादा पढ़ लेता है वो संत बनता है, और जो ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ लेता है वो आतंकी बन जाता है। ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिसने ट्विन टावर में जाके विमान टकराया, वो सारे पढ़े लिखे थे, उन्हें प्लेन उड़ाना आता था। ये पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है जी। मैं बार बार बोलता हूं कि ये जोम्बीज हैं जो कि चल रहे हैं, ब्रेन वॉश जोम्बीज। ये कब क्या करेंगे? अच्छा, ट्रेनों में टिफिन में बम रख के जाना, ये कौन सा सिखाता है? वो कौन सी पढ़ाई है? किसने किया है? बाजारों में बम रखना, जहां पे बच्चे बूढ़े जवान, मॉल्स में नीचे बम लगा देना। और ठीक है, भारत में तो आरएसएस है ना। ये ब्रिटेन के ट्यूब ट्रेन में कौन सा आरएसएस बैठा हुआ था जो इन्होंने बम रखा था वहां पे? अमेरिका में कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था कि ट्विन टावर में जाकर टकरा दिया? अरे और तो कुछ नहीं, ये अफ्रीका में कौन से आरएसएस और बीजेपी के लोग थे? वो तो बेचारे आदिवासी हैं, वहां बोको हरम बना के लड़ रहा है ये जाहिल लोग। सबसे शांत लोग जो हैं वो बौद्धिस्ट माने जाते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, भगवान बुद्ध। म्यांमार में इन लोगों ने उतना तंग किया कि उन्हें भी हथियार उठाना पड़ा भगाने के लिए। पंकज जी, वही है कि दुनिया का कौन सा ऐसा कम्युनिटी है जो इनसे नहीं परेशान है? काम पर सवाल ना हो तो नाम बदनाम कर दो। ये इन लोग पता है जाहिल एक नंबर के, इनको कुछ नहीं पता है। ये अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदेश ताकि मॉडर्न शिक्षा ले सके, और ये बाकी लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं ताकि हमारे बाल बच्चों के बराबर नहीं आ सके। ये वैसे 15% अशराफ लोग हैं जो कि 85% पसमानदा भाइयों को गरीब रखे हुए हैं धर्म की चादर में लपेट के, और सारे कुकृत्य ये करते हैं। ये मौलाना है, ये कहते हैं कि अपनी बीवी को भेजो मेरे से हलाला करवाने। कभी किसी अशराफ मौलाना ने अपनी बीवी को किसी पसमानदा के पास क्यों नहीं भेजा हलाला कराने के लिए? बिल्कुल पंकज जी, तो आलिशान भवनों में बैठे हुए हैं, मदरसे चलाते हैं, सवाल है, सारे संस्थाओं के हेड ये हैं। बिल्कुल आते हैं और सवालों पर। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ महीनों में अगर देखिए, खासकर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब से उत्तर प्रदेश में थोड़ा बीजेपी कम हुई, उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिविधियां बढ़ नहीं रही हैं, ऐसी ताकतें बढ़ नहीं रही हैं, और जो प्रयागराज वाली आपने घटना देखी उसके बिहाफ पे महाकुंभ को भी दहलाने की कोशिश थी, ऐसा कहा जा रहा था। हो सकता था, उस 1.5 करोड़ रुपया से क्या करना था? नहीं, मेरा यह सवाल था कि क्या इन कट्टरपंथियों को, इन साजिशकर्ताओं को, इन जिहादियों को लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब साजिश रची जा सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रचने की ये हिमाकत भी कर सकते हैं, ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग जरूर थी। अब देखिए, जब मौलाना तौकीर रजा हैं, पक्के कांग्रेसी आदमी हैं, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। जब पंकज जी ने जिस घटना का जिक्र किया, जब गिरफ्तारी देने की बात आई थी, इन्होंने कहा था मैं बवाल कर दूंगा, उससे कुछ दिन पहले भी हमारी पंकज सर के साथ चर्चा हुई थी, बताया था कि ये मौलाना प्रियंका गांधी से मिलकर आया, उसके बाद ही इन्होंने जहर उगलना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहां मुस्लिमों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। यहां से अगर कोई चीज उभर कर निकलेगी तो उसका संदेश मजबूती के साथ पूरे देश में ये पहुंचा सकते हैं। ये मदरसा जिसकी बात कर रहे हैं, 84 साल पुराना मदरसा था और गैर मान्यता प्राप्त था। 84 साल पुराना मदरसा गैर मान्यता प्राप्त, सिर्फ 70 बच्चे पढ़ते थे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, क्या मदरसे में सिर्फ 70 ही बच्चे थे? मुझे तो यहां तक भी लगता है रोहित, आईबी को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि कहीं किसी मिशन के लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा था। वो जब वहां पर मीडिया पहुंची, संचालक से मुलाकात की बात की, तो संचालक साहब मौलाना जी कह रहे हैं कि नादानी में हो गया। जब उनसे सवाल किया गया कि एक फ्लोर ऊपर ही नोट छप रहे, तो कह रहे नादानी में गलती हो गई है। अब ये नया सिगुफा है कि नादानी में हो गया, पहले थे कि भटके हुए हैं, फिर कुछ दिन ये चला कि मानसिक रोगी है इसलिए योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी, फोन कर दिया, कटार लेकर गोरखनाथ मंदिर में घुस गया। अब एक नया सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि नादानी में हो गया।
देखिए, ये लोग तो जब मौलाना बलात्कार किसी बच्ची का कर देता है तब भी नादानी बता देते हैं। यहां मानसिकता तो पता चलती है, लेकिन यह भी पता चलता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक ये उतर सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद, जिसने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर केस किया, मध्य प्रदेश का मामला था। उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम ने सुनवाई के लिए जो है वकील हायर करे, लंबे चौड़े केस वहां सुप्रीम कोर्ट में चला। क्यों पंकज जी, कैसे बचाते कि कुछ सिस्टम बनाकर? नहीं, ये लोग क्या करते हैं पता है? ये जितने आतंकियों का केस है ना, यही लड़ रहे हैं। इन लोगों ने एक वकीलों का फोरम बना के रखा है और एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम नाम का एक संगठन है। ये जो बरेली वाला जो मौलाना है ना, ये जब बरेली में दंगे फैला रहा था तो ठीक 1 महीने पहले ये प्रियंका गांधी से मुलाकात किया था और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नामी वकील थी जो कि महिला थी, एक महमूद प्राचा है, वो भी अपने आप को वकील बताता है। ये मौलाना तौकीर रजा था और कम्युनिस्ट थे। और ये आदमी, उसके बाद सारी प्लानिंग वहीं पे हुई थी कि क्या क्या करना है। और पता है उस जुम्मे के नमाज के वक्त इसने क्यों मुसलमानों को भड़काया था? इसके भतीजे का एक कॉम्प्लेक्स था और इसने क्या किया था कि जितनी जमीन खरीदी थी उससे ज्यादा एक्वायर किया था। तो बुलडोजर आई, जो अतिक्रमित की जमीन है, तो उसको ढा रहे थे बाउंड्री वॉल को। इस वजह से इसने मुसलमानों को कहा कि तुम सड़कों पर निकल जाओ। ठीक है, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है जी, बिजनेस है ये। पंकज जी, मेरा सवाल पंकज जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो हंटर है वो तौकीर रजा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? नहीं पहुंच जाता, भाग जाता है ना ये, और बाद में सॉरी कच्ची बोल के आ जाता है कि गलती हो गई। अब योगी जी भी सोचते हैं बूढ़ा आदमी कितना मारूं इसको, ये तो लतखोर है, बार गलती करता है, बार भाग जाता है। नादानी पहले इसकी संभालनी होगी। और ये कांग्रेसी है 1 नंबर का। इसने चुनाव भी लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी इसी बरेली से। ठीक है, 3रा या 4था नंबर पे आया था ये। ठीक है पंकज जी, देखिए जनता इसके साथ नहीं है, बरेली की जनता। एक बार केस किया था बरेली के व्यापारियों ने कि 300 करोड़ का नुकसान कर दिया इसने हड़ताल के कारण। ये बहिष्कृत आदमी है जी समाज से। ये मदरसा चलाता है, पैसे वाला है, बस यही इसकी मेरिट है। और दिल्ली के कुछ मीडिया में इसने लोग पाल रखे जो किसके बयान को चला देते हैं। नहीं तो ऐसे मौलाना हमारे यहां गली गुचे घूम रहे हैं। बिल्कुल, दो कौड़ी किसकी औकात नहीं है बरेली में। बिल्कुल। और ऐसे भड़काऊ और विवादित बयान देने वालों के खिलाफ मुझे लगता है कि सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि बरेली वाले तौकीर रजा का हिसाब किस तरीके से आगे किया जाता है योगी सरकार में। फिलहाल अभिषेक और पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत आखिरी लाइन जी आखिरी लाइन। ये फैशन का भी शौकीन है। ये क्या करता है ना, सारी दाढ़ी काला करता है, बीच में व्हाइट रखता है ताकि ज्यादा मौलाना टाइप का लगे। कभी देखिएगा इसको। बिल्कुल। और इन्हीं काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी के बीच का जो खेल चल रहा है, उसी खेल के बीच में से अब तौकीर रजा का हिसाब किया जाना है, क्योंकि जिस तरीके से बयान आए हैं उसके बाद अब लगातार बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। तो देखना होगा कि तौकीर रजा जवाब जब मिलता है तो कैसे संभाल पाते हैं। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों का यहां पर काम है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।